अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग पीएमसी 2023 का पेपर जो कि फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस यूएचएस, जैम्बो, डो, केएमयू, नम्स, इन तमाम को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बच्चे, सबसे पहले हम लोग यूएचएस की बात करते हैं कि 2023 के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया फ्रॉम द टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन हमारे पास कहता है व्हेन 60 ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। बच्चे, एन प्लस सेल रूल लगेगा। अकॉर्डिंग टू एन प्लस सेल रूल, इलेक्ट्रॉन पहले उसके अंदर फिल होती हैं जिसकी एनर्जी कम होती है, और उसके बाद उस ऑर्बिटल के अंदर या सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। अब अगर हम लोग 60 ऑर्बिटल की बात करें, 60 की एन प्लस सेल वैल्यू 6 प्लस डी के लिए यहाँ पे याद रखिएगा एस, पी, डी और एफ, इनके लिए एल की वैल्यूज़ होती हैं 0, 1, 2 और 3। अब डी के लिए जो एल की वैल्यू है वो है 2, तो 6 प्लस 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8। मतलब ये है कि 6 डी के एन प्लस एल वैल्यू जो है वो 8 है। अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक ऐसे सबशेल या ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जिसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। तो हम लोग चारों को देख लेते हैं बच्चे। सबसे पहले हमारे पास है 7F। अगर हम लोग 7F की बात करें तो 7 प्लस एफ़ के लिए एल की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। उसके बाद है जी 7D। अगर 7D की बात करें तो 7 प्लस डी के लिए एल की वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। उसके बाद है 7P, तो 7 प्लस 1 8 आ जाएगा। और उसके बाद है 7S, तो 7 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 7। अब बच्चे 60 जिसकी वैल्यू कितनी है 8। उसके बाद देखें कि क्या किसी और सबशेल की वैल्यू 8 है। तो आपके पास एक ऐसा सबशेल मौजूद है 7P जिसकी n प्लस एल की वैल्यू है 8। बच्चे, अगर दो सबशेल्स की n प्लस एल वैल्यूज सेम हो तो फिर हम लोग कहते हैं कि उस सबशेल की एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा हो। लाइक यहाँ पर 6D में n की वैल्यू है 6 और 7P में n की वैल्यू है हमारे पास 7। तो हम लोग बोलेंगे कि 7P की जो एनर्जी है वो 6D के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इन सभी में से सबसे कम एनर्जी है 6D की। उसके बाद हमारे पास 7P, उसके बाद 7D और उसके बाद जो है वो 7F, जबकि 7S की तो है वो तो 6D से भी कम है। अब उन्होंने पूछा है कि 6D के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो 6D के बाद उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी 6D के बाद आएगी। तो 6D के बाद 7P आता है, तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली बन जाएगा। अगर वह पूछता है कि 6D से पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ होगा, तो फिर बच्चे उसका राइट ऑप्शन जो था वो 7S था। जैसे यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा है स्वैपो वाले पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट एंड 4P। अब बच्चे 4P के लिए n प्लस एल वैल्यू 4 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 5। अब बाकी सभी के लिए कैलकुलेट कर लें तो 4S के लिए वैल्यू होगी 4 प्लस 0, 4 आंसर आ जाएगा। 3D तो 3 प्लस 2 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2P तो 2 प्लस 1 3 आंसर आ जाएगा। और 1S तो 1 प्लस 0 1 आंसर आ जाएगा। अब बच्चे, इनमें से सबसे कम वैल्यू जो है वो है 1S की। उसके बाद हमारे पास है जी 2P की। उसके बाद हमारे पास है 4S की। और उसके बाद बच्चे 3D की भी 5 है और 4P की भी 5 है। इनमें से कम एनर्जी उसकी होगी जिसकी n की वैल्यू कम है। तो 3D में n की वैल्यू 3 है, 4P में 4 है, तो इसका मतलब 3D वाली एनर्जी कम होगी, तो 3D और उसके बाद आएगा 4P। अब उन्होंने पूछा है कि 4P से पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, तो बच्चे 4P से कम एनर्जी जो है वो 3D की है। इसका मतलब 4P से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होंगे वो 3D के अंदर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, कहता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ एम रेंज विल फ्रॉम। तो बच्चे याद रखिएगा, जो एम की वैल्यूज़ होती हैं ये रेंज करती हैं फ्रॉम -L टू +L इंक्लूडिंग द ज़ीरो। अब यहाँ पर अगर 1 वैल्यू है तो इसकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ होंगी, जो एम की वैल्यूज़ होंगी, वो रेंज करेंगी फ्रॉम -1 टू 1 इंक्लूडिंग द ज़ीरो। मतलब आपके पास -1 आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, +1 आ जाएगा। वो आपसे ये पूछ सकता था कि कितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ पॉसिबल हैं फॉर एज़िमुथल क्वांटम नंबर 1। तो बच्चे वो टोटल हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी। खैर यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, कहता है द डम्बल लाइक ऑर्बिटल्स कैन मूव इन हाउ मेनी डायरेक्शंस। बच्चे, डम्बल लाइक, सबसे पहले तो आपको शेप्स याद होनी चाहिए। एस की शेप जो है वो स्फेरिकल होती है, पी की शेप जो है वो डम्बल लाइक होती है, और जो डी है इसकी शेप डम्बल लाइक होती है। अब उन्होंने डम्बल लाइक पूछा था, मीन टू से वो पी के बारे में पूछ रहा है कि पी ऑर्बिटल्स को आप लोग कितनी डायरेक्शंस में अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चे, इसका फार्मूला ही होता है 2L + 1।
तो आपके पास 2, पी के लिए एल की वैल्यू जो है वो 1 होती है, +1, तो 2 इंटू 1 + 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 3। मीन टू से आप लोग पी ऑर्बिटल को 3 डायरेक्शंस के अंदर जो है वो मूव करवा सकते हैं। और बच्चे वो 3 डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? पी एक्स है, पी वाई है और पी जी है। नेक्स्ट है जी द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर एन एंड एल इज़। बच्चे ये तो फैक्ट है कि एल इज़ इक्वल टू n-1, मतलब ये कि आपके पास एल की वैल्यू जो है वो एन से हमेशा एक कम होगी। तो बच्चे याद रखिएगा कि एल कैन नेवर बी ग्रेटर देन एंड कैन नेवर बी इक्वल टू एन। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एल एन के बराबर हो जाए या एन से ग्रेटर हो जाए। एल की वैल्यू एन के मुकाबले में हमेशा कम ही रहेगी। बच्चे डो के पेपर को देखते हैं। कहते हैं जी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम और विच ऑर्बिट हैज़ अ रेडियस ऑफ 4.77 एंगस्ट्रॉम। बच्चे जो रेडियस है हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इसका फार्मूला ही है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। अब 0.529 को उन्होंने राउंड ऑफ करके लिख दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम, और एन की जगह पे 1 पुट करें तो ये हमारे पास फर्स्ट रेडियस की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू आ जाती है। बच्चे अगर आप लोग R2 की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एन की जगह पर 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब अगर आप लोग 4 को 0.5 के साथ मतलब 0.53 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन आपके पास जो है वो 2.11 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप लोग R3 कैलकुलेट करते हैं तो n की जगह पे आप लोग 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो 4.5, और जो कि आगे 29 भी है तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये तकरीबन हमारे पास जो है वो 4.77 एंगस्ट्रॉम के नज़दीक पहुंचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट की 0.53, सेकंड की आ जाएगी 2.11, थर्ड की आ जाएगी 4.77। इसी तरह से बच्चे अगर आप लोग फोर्थ की कैलकुलेट करते तो वो एन का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर जो है वो 16 और 16 को 0.529 से मल्टीप्लाई करते तो ये 8 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉम जो है वो आप लोगों के पास आंसर आना था कि यार यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो 40 ऑप्शन बन जाएगी। क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली वन डायरेक्शन इन स्पेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे एक ही डायरेक्शन किसकी पॉसिबल है? फार्मूला ही होता है 2l+1। अगर अब एल की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती हैं। अगर मैं एल की जगह पे 0 पुट करूँ तो 2 इंटू 0 + 1 मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। मीन टू से एक ऐसा सब शेल जिसकी एल की वैल्यू 0 है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है और एल की वैल्यू 0 जो होती है वो एस सब शेल के लिए होती है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो एस ऑर्बिटल आ जाएगा। अगर वो पी के बारे में पूछता है तो 3 डायरेक्शंस होती हैं, फार्मूला यही आप लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग डी की बात करते हैं तो इसमें 7 होती हैं, और अगर आप डी की बात करें तो 5, और एफ़ की बात करें तो आपके पास 7 जो है वो ओरिएंटेशंस मौजूद होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ वन प्रोटॉन। वन प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा एक प्रोटॉन का मास इक्वल होता है 1836 इलेक्ट्रॉन्स के। और बच्चे अगर वो आपसे पूछता है वन न्यूट्रॉन का मास, तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो 1840 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो है वो बराबर होता है। तो ये भी फैक्ट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। के एम यू की बात करते हैं, कहता है द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ अ सब शेल फॉर विच एन इज इक्वल टू 4 एंड एल इज इक्वल टू 3। बच्चे वो आपसे ओरिएंटेशंस के बारे में पूछे या वो आप लोगों से डायरेक्शंस ऑफ सब शेल के बारे में पूछे तो सिंपल फार्मूला आपने एक ही लगाना है 2l+1। अब यहाँ पर l की वैल्यू जो है वो 3 है +1, तो 2 इंटू 3 आपके पास 6 आ जाएगा और 6 + 1 आंसर आ जाएगा 7। और l इज़ इक्वल टू 1, इसका l इज़ इक्वल टू 3 है, इसका मतलब वो आपसे f सब शेल के बारे में बात कर रहा है। तो बच्चे f में 7 2l+1 के मुताबिक जो है वो हमारे पास आंसर बनेगा 5 आंसर बनता है विद रिस्पेक्ट टू l इज़ इक्वल टू 2, 3 आंसर बनेगा विद रिस्पेक्ट टू l इज़ इक्वल टू 1, और 1 आंसर बनेगा विद रिस्पेक्ट टू l इज़ इक्वल टू 0। कहते हैं फोटोन ऑफ द लोएस्ट वेवलेंथ इज़ रिलेटेड टू। अब बच्चे हमारे पास टोटल जो है वो 5 सीरीज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी लाइमन सीरीज़ जो कि फॉल करती है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। उसके बाद बार्मर सीरीज़ है जो कि लाई करती है विजिबल में, और उसके बाद जितनी भी हैं वो सारी के सारे इंफ्रारेड रीजन के अंदर जो है वो फॉल करती हैं। अब बच्चे आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो आपको क्या कहता है कि सबसे पहले हमारे पास आती हैं रेडियो वेव्स, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं माइक्रोवेव्स, उसके बाद आती हैं इंफ्रारेड, उसके बाद आ जाती हैं विजिबल, उसके बाद आ जाती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उसके बाद आती हैं एक्स रेज़, और सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं गैमा रेज़।
बच्चे याद रखें, जब भी हम लोग एक्स रेज़ या गामा रेज़ की तरफ मूव करते हैं, अब आप लोगों ने एक्स रेज़ की वेवलेंथ पढ़ी है 10⁻⁻10, मतलब उसकी वेवलेंथ की वैल्यू कम होती है, मतलब इस तरफ मूव करते हुए वेवलेंथ की वैल्यूज़ कम होती हैं। और जब बच्चे आप लोग वेवलेंथ को कम करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। अब उन्होंने पूछा कि लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है, विजिबल या इंफ्रारेड, क्योंकि ये सारे के सारे इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही लाई करती हैं। तो बच्चे विजिबल और इंफ्रारेड का कंपैरिजन करें तो हमने कहा कि जब हम लोग लेफ़्ट राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यूज़ कम होती हैं, तो मीन टू से विजिबल की जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बाल्मर सीरीज़ बन जाएगा। नेक्स्ट है जी, कहते थे मैक्सिमम E/M रेशो फॉर पॉजिटिव रेज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन्स। बच्चे E/M रेशो मैस को देखें नीचे मौजूद है, और अगर मैस नीचे मौजूद है तो इसका मतलब ये होगा कि E/M की रेशो जो है वो मैक्सिमम उसके लिए होगी जिसका मैस जो है वो सबसे कम होगा। अब इनके मैसेज की बात करें तो हीलियम का मैस जो है वो 4 है, नियॉन का मैस जो है वो 20 है, उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें N2 की तो 28 है, और हाइड्रोजन की बात करें तो 2 बचे। इनमें से सबसे लेस वैल्यू जो है वो हमारे पास H2 की है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो हाइड्रोजन डेल्टा ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़। अब बच्चे इसमें आप लोगों ने करेक्ट सीक्वेंस बताना है, आप लोग निमोनिक्स की मदद से याद कर लें। अब लाइक हमारे पास निमोनिक क्या है कि स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल और डिविजनल पब्लिक स्कूल, इसी तरह से फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। बच्चे जो एस सब शेल है ये फर्स्ट शेल से स्टार्ट हो जाता है, मतलब एस को स्टार्ट करें 1 से और आगे इसको काउंट करते जाएं तो ये हमारे पास 5S, 6S और 7S। बच्चे जो पी है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम सेकंड शेल, तो 2P, 3P, 4P, 5P, 6P। जो डी है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम थर्ड शेल, तो इसके लिए आप लोग थर्ड से बात स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3D, 4D, 5D, और जो एफ़ है ये स्टार्ट होता है 4 से, तो यहाँ पर लिखते हैं 4। अब देखें सबसे पहले उसने लिखा है 4P, तो 4P को ढूंढें, यहाँ पर है। उसके बाद कहते हैं 5S, यहाँ पर 5S भी है। उसके बाद कहते हैं 4D, तो यहाँ पर 4D है। उसके बाद कहते हैं 5P, तो यहाँ पर 5P लिखा हुआ है। उसके बाद 6S, तो यहाँ पर 6S लिखा हुआ है। और उसके बाद 4F कहता है, तो यहाँ पर 4F, और उसके बाद 5D, तो ये 5D मीन टू से यही आपके पास करेक्ट सीक्वेंस है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे आप लोग इनकी n+L वैल्यूज़ की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसकी n+L वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले आएंगे, जिसकी n+L वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बाद में फिल किया जाता है। तो दोनों में से जिस तरह से मर्जी कर लें आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब बीटा ऑप्शन क्यों गलत है, देखिए उसने 4P को पहले लिखा है 4S को बाद में, हालांकि 4S पहले आता है और 4P बाद में आएगा। यहाँ पर आएँ, अगेन वही मिस्टेक, 4P पहले लिख दिया 4S को बाद में। यहाँ पर आएँ तो 4P पहले लिखा और 3S बाद में, हालांकि 3S जो है वो पहले आता है एज़ कम्पेयर टू 4P, तो इस वजह से ये वाली तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कहता है जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बच्चे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की डेफिनेशन थी बेसिकली एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। और याद रखिएगा एनर्जी वेव नंबर के साथ भी डायरेक्टली रिलेट करती है, इसका वेव लेंथ के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। खैर यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो फ्रीक्वेंसी बनेगा। नेक्स्ट सेकंड कहता है द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज़ 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ कितनी होंगी। तो बच्चे अगेन वही फार्मूला कि 2l+1, तो अब L की वैल्यू आप लोगों को 2 दी गई है, तो 2 × 2 4+1 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5। फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ F ऑर्बिटल, अगेन यही फार्मूला ही, F ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 3 होती है, तो 2 × 3 6+1 आपके पास आंसर आ जाएगा 7। फिर कहते हैं द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बच्चे जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं होता, जबकि प्रिंसिपल एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों के तीनों जो है वो हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन बाय, तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास हुड्स रूल आ जाएगा, क्योंकि हुड्स रूल ही हमें कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हों तो फिर आप लोग हर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग फिल करते हैं विद द सेम स्पिन रादर दैन पुटिंग दैम इन द सेम ऑर्बिटल विद द अपोजिट स्पिन। मतलब ये कि अगर मेरे पास पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं और मैंने पी के अंदर रखने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो मैं दोनों के दोनों उठा के पी एक्स के अंदर रख दूँ, या दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है
कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से पहले इलेक्ट्रॉन को पी एक्स के अंदर रखें फिर पी वाई के अंदर रखें। और बच्चे हुंड्स रूल यही कहता है कि अगर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मौजूद हों तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके इन ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करें, और जब वो फिल हो जाएं तो फिर उसके बाद जब आप लोगों ने पेयरिंग स्टार्ट करनी होती है। लेकिन पहले आप लोग पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक बाकी तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स हैं वो फिल ना हो जाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हुंड्स रूल मौजूद होते हैं। तो बच्चे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पैटर्न था, आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नंबर 2 क्वांटम नंबर मेन होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, और उसके बाद जो है वो हमारे पास थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा पैटर्न था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।